वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम इस कुंडली में थोड़ा सा जिंदगी में परेशानियां क्यों चल रही हैं उसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी सवाल किया गया कि सरकारी नौकरी होगी। यहाँ पे ये थॉट क्यों आता है सरकारी नौकरियों का, इसको भी कोशिश करते हैं खोजने की, और साथ ही साथ जो परेशानियां हैं ज़िंदगी में उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो कुंडली है ये 8 नंबर से शुरू हो रही है, और राशि जो है उनकी वो 9 नंबर धनु राशि है। लगन जो है वो है 8 नंबर वृश्चिक लगन। लगन के अंदर जो मिड पॉइंट आ रहा है वो ज्येष्ठा नक्षत्र आ रहा है बुध का, यानी आखिरी आखिरी की डिग्री का लगन है। अब बुध जो है वो हमारे लिए सब कॉन्शियस माइंड है। ठीक, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है बुध, वो खुद कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में ही, प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है। जब बुध खुद ही फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट देखने में नज़र आता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। ये डिस्टर्बिंग क्यों होगा इसको समझिए। देखिए, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो फर्स्ट हाउस में बैठना अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने आप के बारे में जानता है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है इस 8th हाउस पे। क्योंकि मैंने हमेशा कहा मैरिटल हैप्पीनेस के लिए हमें हाउस कौन सा देखना होगा, वो हाउस होगा हमारे लिए 8th हाउस, जहाँ पे ये 3 नंबर लिखा है। इसका स्वामी होकर ये बैठ गया कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में। 8th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा, ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में पूरे का पूरा पर्सनालिटी में चेंज आएगा, पर्सनालिटी में चेंज आएगा। अब इसमें एक सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात क्या है वो समझाऊं। इस कुंडली का एनालिसिस इतना आसान नहीं होने वाला। यहाँ पे बुध और मंगल राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। बुध जो है वो मंगल की राशि में है और मंगल जो है वो बुध की राशि में है। इस कारण से इस कुंडली में पहला और 8वां भाव बहुत ही ज़्यादा जागृत है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस पूरे रेंज के अंदर यहाँ के ज़्यादातर प्लैनेट्स अगर हम देखें आ रहे हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैं खैर उतने इम्पैक्ट्स को नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाउस और 8th हाउस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये बुध जो यहाँ पे बैठा है ये कहीं ना कहीं इस भाव में भी बैठा हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पे मरक्यूरी और यहाँ पे हमें मार्स बैठा है, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन के कारण ये दोनों में ही कहीं ना कहीं मौजूद है। अब थोड़ा सा शुरू करते हैं एनालिसिस करना। फॉर द टाइम के लिए अभी कुछ देर के लिए इस बात को मैं यहाँ भुला देता हूँ कि यहाँ मंगल बैठा है और यहाँ पे बुध बैठा है, और जो नॉर्मल एनालिसिस है उसको पहले करते हैं। बुध जो है वो लॉर्डशिप रखते हैं कहाँ की, उनके पास लॉर्डशिप है 8th हाउस की, और 6 नंबर लिखा है 11th हाउस की। 8 और 11 का वो मालिक है। 8 का होने के कारण अनसर्टेनिटी रहेगी, और 11th का लॉर्ड होने के कारण गेन्स हुआ करेंगे। ठीक है, फिर वो बुध साथ में बैठा है शुक्र के। शुक्र जो है वो 7th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड है। 7th हाउस इज अ बिजनेस पार्टनरशिप, और 12th हाउस जो होता है वो होता है मानसिक परेशानी का। इसीलिए पहला कॉम्बिनेशन जब हम रीड कर रहे हैं मर्क्यूरी विथ वीनस, ये कॉम्बिनेशन हमें बता रहा है अनसर्टिनिटी भी होगी और मानसिक परेशानियां भी देगा ये कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन कहता है कि बिजनेस और गेन्स, ये 7th हाउस बिजनेस और ये गेन्स, इसको भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ना, बहुत बड़े संख्या में लोगों के साथ जुड़ना, उससे लाभ भी होगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है वो ये कि 8वां घर है,
तो आपको खोज करते रहना पड़ेगा, रिसर्च करते रहना पड़ेगा, ताकि ये 8वें घर की अनसर्टेनिटी और परेशानियों से आपको राहत मिले, मुक्ति मिले। शुक्र के साथ उसका बैठना जो 12वें घर का स्वामित्व रखता है, ये कई बार परेशान कर सकता है। अगर मैं ऊपरी तौर से कॉम्बिनेशन को देखूं तो मैं आपको बेहतर सलाह ये दूं कि हॉस्पिटल से जुड़ के काम करिए या अपने बर्थ प्लेस से दूर हट के विदेश या दूर जगह जाके काम करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन में शुक्र का 12th हाउस का लेके चलना परेशानी करता है। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत बड़े लोगों की कुंडलियों में होगा। क्यों? वो इस कारण से, मैंने आपको जितने भी पीछे की कुछ कुंडलियां दिखाई थी, आपको समझाया था, जब कभी भी कॉम्बिनेशन में 12th हाउस एक्टिव हो रहा हो लगन को बल देने के लिए, जैसे यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, ऐसे में इंसान के अंदर एक कैपेसिटी डेवलप होती है हर स्ट्रेस के साथ काम कर सकने की। ये कॉम्बिनेशन इस मामले में पॉजिटिव है और उस मामले में नेगेटिव है कि वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस का उसके पास एनर्जी है। आपको रिसर्च डेप्थ खोज करनी पड़ेगी, तब आपको थोड़ी सी एक आत्मिक शांति मिलेगी, नहीं तो आपका जो मन है वो परेशान रहेगा। बुध बच्चों जैसा ग्रह होता है। अब इस बुध का दूसरा कॉम्बिनेशन पहले यहीं पे देखते हैं। ये बैठा है मंगल की राशि में, इसलिए ये मंगल के साथ भी कनेक्ट है। जब ये मंगल के साथ कनेक्ट होगा तो फिर फॉर्मेशन क्या है? अब आप देखो, ये अभी भी है अनसर्टेनिटी एंड गेन्स, ये जुड़ रही है अभी आपकी फर्स्ट और सिक्स्थ के साथ। अब यहाँ पे फर्स्ट और 11th सेल्फ का गेन, अपनी पर्सनैलिटी का गेन, ये कॉम्बिनेशन देगा। लेकिन परेशानी क्या? 8वां और छठा। 8वां और छठे का मतलब, छठे में यहाँ बीमारी की खतरे बनते हैं या लिटिगेशन बनते हैं, परेशानियां बनती हैं, कोर्ट कचहरी भी बन सकती है, क्योंकि 12वें का कनेक्शन है शुक्र के साथ और यहाँ पे छठे का कनेक्शन आता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं 8 और 6, 8वां भाव और छठा भाव, कंपटीशन और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन कॉम्पिटिशन्स भी आपको गेन दे सकते हैं। यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को दोनों तरीके से रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पे कहेंगे कोई क्रोनिक डिसीज से आपको संभल के रहना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको अनसर्टेन गेन्स भी हो सकते हैं कंपटीशन के द्वारा। 11 और 1 के कॉम्बिनेशन में 11th हाउस भी कहीं ना कहीं हेल्थ को, या छठे से छठा होने के कारण बीमारी को दर्शाता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें संभलना पड़ेगा। लेकिन 11th इज अ गेन, फर्स्ट इज अ सेल्फ, तो सेल्फ को गेन देने के लिए भी ये अच्छा फायदे का कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन के बाद तीसरा कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ है, लेकिन शुक्र के साथ के कॉम्बिनेशन को मुझे नहीं लगता इतने लेने की जरूरत पड़ेगी। शुक्र का कॉम्बिनेशन आप अपने आप बना सकते हो। वीनस के कॉम्बिनेशन का मतलब है 7 और 12, ये मानसिक परेशानी है, प्लस मंगल जो है वो है आपका 1 और 6। यहाँ पे पहले और 12 का कॉम्बिनेशन है वो खराब है, हेल्थ के लिए भी खराब कह सकते हैं और मानसिक परेशानी देने के लिए कह सकते हैं। 6 और 7 के कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। 6 और 12 का जो कॉम्बिनेशन है वो भी विपरीत राजयोग जैसा कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं लिटिगेशन से गेन्स की बात कर सकता है। ठीक है, ये एक रीज़न है कि यहाँ पे ये सारी संभावनाएं बनती हैं। अब देखिए यही चीज़ कैसे यूज़ और कैसे यूटिलाइज हो सकती है, इसको भी देखेंगे हम अभी। इतनी चीज़ें हो गई, ये मैंने जो कॉम्बिनेशंस आपको बता दिए। अब हम चलते हैं, ये बुध यहाँ के साथ साथ अगर यहाँ बैठा हुआ दिखता है तो लाल रंग से जो कुछ भी लिखा है वो नवमांश कुंडली है, उसको नहीं देखेंगे, ब्लैक वाले पे फोकस रहेंगे। ब्लैक वाले पे फोकस रहें तो हमें देखने को मिलता है एक कॉम्बिनेशन और एग्जिस्ट करता है, मरकरी प्लस केतु का। मरकरी प्लस केतु का कॉम्बिनेशन है। केतु का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये कॉम्बिनेशन कहता है जिसके साथ जुड़ो उसको छोड़ दो। तो ये 8th हाउस है, 8th हाउस मतलब मैरिटल हैप्पीनेस, वहाँ की फैमिली, उसके साथ जुड़ो और उसको छोड़ दो। इस कारण से ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है जो कि डाइवोर्स का रीजन बनता है। फिर जब यहाँ पे अगर हम बिठाएंगे बुध को, तो इस बुध के ऊपर इस मर्क्यूरी, अगर यहाँ पे मर्क्यूरी बैठेगा तो इस मर्क्यूरी के ऊपर चंद्रमा का भी एस्पेक्ट आएगा, इसलिए अब इसको भी रीड करना पड़ेगा। अब इसको रीड करते हैं, ये रीड करेंगे तो ये है 8 और 11 प्लस ये है किस्मत, 9th हाउस। अनसर्टेनिटी के साथ किस्मत जो है वो लाभ दे सकती है, अनसर्टेनिटी के साथ ये किस्मत लाभ दे सकती है। और उसके लिए दशा किसकी चाहिए? दशा कहीं ना कहीं चंद्रमा की चाहिए जो कि चल रही है। ठीक है,
अब देखिए, ये जो कुंडली थी, इस कुंडली में शादी हुई, शादी होने के बाद बहुत ही जल्दी 2-3 महीने में, जैसे आपने बताया, डाइवोर्स हो गया। 2-3 क्या, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में बुध जो है वो बहुत फास्ट रिजल्ट करता है। आज दे कल ले ले वाली परिस्थिति होती है बुध के साथ, ठीक है। जहाँ बुध की राशि आए और खासकर 3 नंबर आए, बहुत तेज़ी से चीज़ मिलती है, बहुत तेज़ी से चीज़ चली जाती है। 3 नंबर की राशि नेचुरली देखें तो तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है वहाँ पे कहीं न कहीं हमें करेज, ब्रेवरीज़ को दिखाना पड़ता है उन चीज़ों को चलाने और सँभालने के लिए। केतु जैसा पृथकतावाद का ग्रह, मंगल जैसा पृथकतावाद का ग्रह यहाँ बैठ के मांगलिक बनाता है, इसलिए ये चुनौतियाँ खड़ी हुई थी, ठीक है। ऊपर-ऊपर से देख लें, बुध की पोजीशन जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं न कहीं लाभ भाव में बैठा है, नवमांश की कुंडली के हिसाब से देखें तो। यहाँ से बनता है आपका जो नवमांश कुंडली बनती है, 12 नंबर उसका लगन बनता है। यहाँ से अगर हम लगन से काउंट करेंगे तो वो 7th में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, ठीक-ठाक बैठा होगा। और लगन कुंडली में लाभ भाव में बैठा है, तो बुध जो है आपका दिमाग हमेशा लाभ को देने के लिए ठीक है। बुध नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र लिए हुए है। द लास्ट कॉम्बिनेशन जो कि समझना है वो है कि मर्क्यूरी सैटर्न के साथ भी बैठा है, और सैटर्न ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है इस कुंडली का। अब इस मर्क्यूरी को ले लो आप, ये 8 और 11 है, इसको साथ है किसका, 3 और 4 का, 3 और 4 का। इस कारण से आपको ये कॉम्बिनेशन जो है ये भी परेशान करता है। 8वां जो है उसका कनेक्शन 4th हाउस के साथ, ये मोक्ष की तरफ की बात करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा आप अपने आप को अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ की पूजाओं के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखें 11 और 4 है, यानी अचानक से कुछ लाभ होगा, प्रॉपर्टीज़ के लाभ होंगे जो सडनली होंगे। 11 और 3 का कॉम्बिनेशन है, पराक्रम हमेशा लाभ देगा। और यहाँ पे शनि तीसरे भाव में बैठा है, जो कि बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो बुध और शुक्र की ये कॉम्बिनेशन जो है ये बिजनेस के लिए सपोर्ट करेगा आगे जाकर। अभी जो परिस्थिति है उसको समझते हैं। आपने कहा था कि आप टीचिंग जॉब में हैं और अब आप चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिले, ठीक है। देखो, चीज़ें कुछ हद तक आपके फेवर में हैं, कुछ आपके अगेंस्ट में है। कहीं ना कहीं विडोज एंड डाइवोर्सीज को जॉब दिया जाए, ऐसा गवर्नमेंट एक योजना बना रही है। जब वो इम्प्लीमेंट होगी, हो जाएगी, तो उसमें आपको एक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसने आपको मंगल वाले फॉर्मेशन के साथ डाइवोर्स करा दिया। अभी केतु यहाँ से चल रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। ये केतु आगे भी आएगा तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि देख सकते हो आप, नवमांश कुंडली में केतु यहाँ बैठा था, उसकी दृष्टि ने चीज़ों को खराब किया। मंगल वर्गोत्तम है, इस कारण से भी चीज़ें खराब हुई थी। अभी भी आगे के 1.5 साल मैंने आपको मैरिज के लिए इसलिए रोका हुआ है, ठीक है। अब चीज़ों को यहाँ से एक बार और लगा लो कि आप टीचिंग में कैसे आए, उसका जवाब दूं, और आप सरकारी क्यों सोचते हो उसका जवाब देता हूँ। सरकारी आप इसलिए सोचते हो क्योंकि आपका 10th हाउस जो है वो सूर्य की राशि वहाँ पे नजर आती है। सीधे सीधे पहला डोमेन है, सरकार से जुड़ने के लिए सूर्य का कनेक्शन होना चाहिए। तो 10th हाउस में सूर्य की राशि आती है, ये पहली चीज़ है। लेकिन जब हम कुंडली के अंदर मूव करते हैं, भाव चलित बनाते हैं, तो हम पाते हैं कि ये 6 नंबर की राशि है जो कि मौजूद है, और उस 6 नंबर की राशि ने कहीं ना कहीं 10th हाउस के मिड पॉइंट पे 6 नंबर की राशि यानी वर्गो राशि अपना तकरीबन 9 डिग्री को देती है। 9 डिग्री जो है या 10 डिग्री के अंदर जो है वो आता है उत्तरा फागुनी नक्षत्र, जो कि सूर्य का है। यानी कि 10th हाउस कर्म का जो भाव है उसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि उसका स्वामी भी और उसके अंदर मौजूद उसका मिड पॉइंट कस्पल लॉर्ड भी जो होगा, नक्षत्र स्वामी, वो भी सूर्य है, आत्मा भी सूर्य है, शरीर भी सूर्य है। इसलिए वो पूरी तरीके से अपने आप को सरकार से जोड़ना चाहता है। शनि भी कहीं ना कहीं हाईएस्ट प्लैनेट होकर नवमांश कुंडली के थ्रू जुड़ा हुआ है, वो भी इसी बात को इंगित करता है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि शनि से, ये जन्म का जो शनि है उससे पोजीशन को देखिए, तो आप गिन के देखोगे 10th हाउस, शनि से 10th हाउस में सूर्य बैठा है, शनि से 10th हाउस में सूर्य बैठा है। इस कारण से भी कहीं ना कहीं सरकार के जुड़े हुए कुछ काम होंगे, लेकिन परेशान करते हुए होंगे, क्योंकि सूर्य जो है शरीर और आत्मा 10th हाउस की, वो कहीं ना कहीं नीच राशिस्त हो रही है।
सूर्य का यहाँ पे नीच राशिस्थ होना, खराब कहें कि अच्छा, इसको समझ लीजिए। सूर्य यहाँ पे नीच राशिस्थ तो है, लेकिन उसी का राशि स्वामी जो है वो उसके एक घर आगे बैठा है, इस कारण से वहाँ पे चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी। लेकिन सूर्य जिस भाव में बैठा है वो उसके लिए मरण कारक स्थान है। आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, कुछ समय तक आप संघर्षों के साथ, अगेन संघर्षों के साथ आप उस नौकरी को करोगे, क्योंकि वो सरकारी चीज़ वहाँ पे ये सूर्य है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन देगा। वो फ्रस्ट्रेशन देने के बाद आपको एक पर्टिकुलर एज के बाद बिजनेस में लेके जा सकता है। वो मेरे हिसाब से वो पोजीशन तब होनी चाहिए जब ये शनि ऑलमोस्ट इसको क्रॉस कर ले, यानी कि अभी जो आपकी एज है उसमें आप 2.5 + 2.5 यानी कि 35-36 जब आप कर लो, उसके बाद जाके एक फॉर्मेशन ऐसा आ सकता है कि आप सरकारी की तरफ तो जा रहे हो, लेकिन सरकारी से भी आगे निकल के जाओगे, क्योंकि कुंडली काफ़ी स्ट्रांग बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिंपली सरकारी टीचर की नौकरी वाली कुंडली नहीं हो सकती जो आप अभी देखना चाह रहे हो। इस कुंडली के हिसाब से या तो आप बहुत किसी बड़े रिसर्च फील्ड के साथ जुड़ के काम करोगे, या फिर आप अपने खुद के बिजनेस के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि सरकारी एक पॉइंट तक आपका काम है, वहाँ तक आप काम करोगे, उसके बाद आपका उसमें मन ना लगे। केतु कनेक्शन है वहाँ पर, नवमांश के थ्रू भी और दृष्टि के थ्रू भी। जन्म जो है वो केतु की दशा में हुआ है, इस कारण से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेस्टिनी अपने तरीके से फिक्स होके चलेगी। आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, वो सिचुएशन बना बना के आपको वैसी कंडीशनों में लेकर आ जाएगी। इसीलिए आने वाला जो 2.5 साल का पीरियड है, जब शनि यहाँ बैठेगा गोचर में, इस भाव को देखेगा, तो वो 2.5 साल आपको सरकारी नौकरी तो दे देगा, ठीक है, वहाँ तक तो वो एक कंडीशन है। उसके आगे जब होंगे, यानी कि 5 साल के बाद कोई एक कंडीशन ऐसी बन सकती है जहाँ पे व्यापार की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर क्योंकि बुध की राशि मिड पॉइंट की तरफ 6 नंबर बुध की राशि आ रही थी और सूर्य का नक्षत्र बन रहा था, तो बुध जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि सरकारी नौकरी कैसे होती है, उनके लिए बता रहा हूँ। बुध की जो राशि है 6 नंबर, वो 10th हाउस के अंदर मौजूद है और उसमें सूर्य मिड पॉइंट ले रहा है, ठीक है। जब हम भाव चलित करते हैं तब इसका मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने कर्मा को जानता है। इंसान की बुद्धि जो है वो अपने कर्मा को अच्छे से जानती है कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि बुध जो कि सबकॉन्शियस माइंड है वो 10th में कहीं ना कहीं भाव चलित में कनेक्ट है। साथ ही साथ सूर्य जो कि सरकार का कनेक्टिंग पॉइंट है, वो ना सिर्फ कि राशि स्वामी बना है, बल्कि उस राशि के अंदर का भी मिड पॉइंट लॉर्ड बना हुआ है। वो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तीसरी बात, जो ये आपका शनि है जो सबसे हाईएस्ट प्लेनेट बन के बैठा है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट बन के बैठा है, वो भी कहीं ना कहीं सूर्य के साथ एक कनेक्शन बनाता है। इस कारण से यहाँ पे जातिका का ना सिर्फ सोच बल्कि उसकी की पूरी पोटेंशियल एक तरफ मूव ऑन कर रही है। यहाँ पे जो ब्रेक्स हुए हैं, मैरिज हुई, मैरिज होके जो ब्रेक्स हुए हैं उसने भी हेल्प किया है, क्योंकि नवमांश एक्टिव हुआ है। नवमांश एक्टिव हुआ है तो ये जो सबकॉन्शियस है ना, ये सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, उच्च राशिस्थ कंडीशन में आया है। यानी उसने ठान लिया है कि अब अगर ज़िंदगी चलेगी तो वो इस रास्ते से चलेगी। मैरिज के पहले या ये सिचुएशन होने के पहले उतने आप प्रोमिनेंट नहीं थे, आप टीचिंग लाइन में तो थे, लेकिन सरकार में जाना है उतने प्रोमिनेंट नहीं थे। जैसे ही आपने मैरिज करी, इसने भले यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस खराब हो रहे थे, मैरिज ब्रेक हो रही थी, लेकिन ये जागृत उच्च अवस्था बुध की, इसने आपको और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिया है, मुझे इसे हर हाल में हासिल करना है, इसलिए आप 24 घंटे में से 10-12 घंटे मेहनत कर पा रहे हो। साथ ही साथ देखो, शनि के साथ सूर्य भी नवमांश में कनेक्ट होता है। जब नवमांश एक्टिव हो जाता है तो चीज़ें और तेज़ी से बनती हैं। अब आखिरी सवाल का एक जवाब देते हैं कि कौन कौन सा ऐसा पीरियड बन सकता है। तो पीरियड के हिसाब से सूर्य को जागृत होने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए उसे शुक्र का साथ, वीनस, और उसको एक साथ चाहिए नवमांश में शनि का प्लस सैटर्न। ये कॉम्बिनेशन जब भी गोचर में बनता होगा, जिस जिस पीरियड्स में ये कॉम्बिनेशन बनता होगा, आपका शुक्र का और शनि का कॉम्बिनेशन, उस पीरियड में आपको जो है गवर्नमेंट से जुड़े हुए कामों में जहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है। लेकिन जब जब आप अपने किसी गवर्नमेंट के काम से जुड़ोगे,
ठीक है। जब ये 10th हाउस एक्टिव हुआ करेगा तब आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी परेशानियां भी आ सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए केयरफुली आगे चलिएगा। अभी इस समय जो है वो शुक्र कहीं ना कहीं मौजूद है, 28 फरवरी तक आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। आगे जाके 28 फरवरी के बाद से नेक्स्ट 40 डेज के लिए वो आगे आएंगे, वहाँ पे भी आप सरकार से जुड़े हुए कामों में जुड़ सकते हो। टीचिंग में आप जाना चाहते हो, ठीक है, अन्यथा टीचिंग के अलावा हॉस्पिटल, विदेश का कॉम्बिनेशन भी काम कर रहा है, और आगे जाके ये बिजनेस का कॉम्बिनेशन ज़्यादा काम करता हुआ दिखता है। शुक्र बुध जो है ये कहीं ना कहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा दिमाग देता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो हाउस है इसको बल मिला हुआ है, इस कारण से ये चीज़ें ले सकती हैं कैपेसिटीज़। 8th हाउस के साथ साथ 12th हाउस की कैपेसिटी आपके पास है, और 7th का भी है, इसलिए आप बिजनेस में भी जा सकते हो। आगे जाके ये शनि आपको इसमें सपोर्ट कर सकता है। तो आप अभी तक की जो दशाएं थी वो परेशानियों वाली थी। दशा आपने जो देखी वो समझ लेते हैं 1 मिनट में। केतु 8th हाउस से बैठा हुआ परेशान करते हुए चलेगा। केतु के बाद दूसरी दशा थी वो थी शुक्र की। शुक्र की दशा परेशान करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है 12th हाउस में आती है। मैरिज तो करा सकती है, पार्टनरशिप करा सकती है, लेकिन परेशान करेगी करेगी। प्लस इन 2 दशाओं के बाद आप निकले हो सूर्य की दशा में। सूर्य को देख लो आप, वो नीच राशि स्थित भी है और परेशानी के घर में है, इसलिए ये 3 दशाएं जिंदगी की ज़्यादा परेशानियों की थी। आज की तारीख में आपकी दशा एक्टिव हो चुकी है, वो है आपकी चंद्रमा की दशा, जो कि इस कुंडली में कहीं ना कहीं किस्मत के घर का स्वामी है। वो बुध के घर में बैठा है, सॉरी बुध नहीं, वो बैठा है किसके घर में? गुरु के घर में। 9 नंबर की राशि गुरु के घर में बैठा है, अपने दुश्मन राहु के साथ बैठा है, इस कारण से मन को हमेशा दुखी बनाए रखता है। लेकिन राशि जो है वो राशि उसके लिए पॉजिटिव कही जा सकती है, तो उस पॉजिटिव राशि में होने के कारण वो अभी भी रिजल्ट करने में सक्षम है। राहु के कारण वो भ्रमित होने की क्षमता रखता है मन, तो मन को भ्रमित मत होने देना। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस दशा में आपको निकलना है। ये दशा आपको रिजल्ट्स दे देगी। ये ऑलमोस्ट 10 साल की दशा है, तो यस, यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब, एंड कुछ समय के बाद आप अपने बिजनेस के लिए भी आगे आओगे। तो ये आपकी कुंडली का संपूर्ण एनालिसिस हुआ। धन्यवाद।